Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल वायरल क्लासेस। वायरल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सीरीज है ये मेडाइवल सीरीज का तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में कि मोहम्मद गोरी भारत में कब आया, कैसे कैसे वो आक्रमण करता और उसके बाद यहीं से मोहम्मद गोरी के बाद ही भारत में जो था गुलाम वंश का नींव पड़ता है। इस चीज़ को देखेंगे। इसके पहले आप लोग क्या कीजिए कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले। इससे आप लोगों को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आप लोगों को भी नोटिफिकेशन मिलेगा। लेकिन इससे पहले हम बता दें कि आप लोगों को कि दो लेक्चर इससे पहले जा चुका है जिसमें हम लोग अरबों का आक्रमण क्लियर किए हुए हैं कि मोहम्मद बिन कासिम कैसे कैसे आगे बढ़ा और भारत पे आक्रमण करते हुए। उसके बाद हम लोग गजनवी के बारे में बात कर चुके हैं कि गजनवी आया कब आकर सोमनाथ मंदिर को लूटा। आज का जो लेक्चर है मोहम्मद गोरी के ऊपर और मोहम्मद गोरी के बात करेंगे। और मोहम्मद गोरी खत्म होने के बाद कल से जो होगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेंगे हम लोग। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ हम लोग गुलाम वंश को पहले पढ़ेंगे। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के लेक्चर। आज का लेक्चर जो है मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी की बात करें तो मोहम्मद गोरी के एक बड़े भाई थे, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम जो थे। यह क्या किया कि 1163 ईस्वी में इन्होंने गजनी के पास एक स्वतंत्र गौर वंश का नींव डाला। गजनी वहीं जहां पे अलप्तगीन ने 10वीं सदी में गजनी वंश का नींव रखा था, वहीं गजनी के बगल में गौर वंश का यह स्थापना की। और गौर वंश की स्थापना की 1163 में। उसके बाद जिस गजनी पे अलप्तगीन स्थापना किया था उस समय उस गजनी पे गीज के तुर्कों का शासन था। 1173 ईस्वी में 1173 में गीज के तुर्कों को वहां से भगा दिए। गीज के तुर्कों को वहां से भगाकर उनके जो मोहम्मद गोरी थे उनके छोटे भाई थे। किसके? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम के छोटे भाई थे मोहम्मद गोरी। इनका एक और नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम और मोहम्मद गोरी इनका नाम था। म्यूजुद्दीन भी इन्हीं को कहा जाता है। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम को 1173 ईस्वी में गजनी पे का शासन इनके हाथ में थे। और ये जो थे मोहम्मद गोरी थे, इनका जो मुख्य काम था, जैसे कि अभी तक हम लोग देखे थे कि चाहे वो अरबों हो या तुर्क में जो गजनवी आए हुए थे, इनका जो काम था साम्राज्य विस्तार नहीं था। इन लोगों का उद्देश्य था धर्म बदलना, हिंदुओं का धर्म बदलना और अधिक से अधिक धन को लूटना। लेकिन इनका उद्देश्य हो गया साम्राज्य विस्तार। और 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जो थे गजनी की गीज के तुर्क को हटाकर वहां पे गजनी पे इनका स्थापना होता। लेकिन 1175 ईस्वी में इन्होंने क्या करता है कि भारत पर प्रथम आक्रमण कर देते हैं। 1175 ईस्वी में भारत पर प्रथम आक्रमण करते हैं और कहाँ करते हैं आते हैं। उसके बाद 1176 ईस्वी में इनका सिंध पर आक्रमण होता है। और सिंध के कहाँ? तो 1176 ईस्वी में सिंध पे आक्रमण करते हैं और सिंध के उच्च में इनका आक्रमण होता है और वहां पे विजयश्री करते हैं। उसके बाद 1021-24 में हम लोग देखे थे कि गजनवी जो था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था तो उस समय मूल राज प्रथम या भीम प्रथम का शासन था। ये 1178 में गुजरात पे आक्रमण करता है। कहाँ आक्रमण करता? तो गुजरात पे आक्रमण करता है 1178 में। और गुजरात पे वहीं शासन किसका रहता है? तो मूल राजदूती या भीम द्वितीय की। जो मूल राज भीम प्रथम के कौन थे? भीम प्रथम के पुत्र थे। और इनकी एक विधवा माँ थी, यानी भीम प्रथम की पत्नी थी नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत पे मोहम्मद गोरी के अगेंस्ट
मोहम्मद गोरी और मूलराज द्वितीय भीम द्वितीय के युद्ध होता है, बीहड़ युद्ध होता है, इसमें यह हार जाते हैं। मोहम्मद गोरी की हार होती है, मोहम्मद गोरी की हार होती है। सोमनाथ मंदिर के लूटने के क्रम में मोहम्मद गोरी की हार होती है। यह मोहम्मद गोरी का भारत में पहला हार था। लेकिन 1178 में मोहम्मद गोरी हारता है, लेकिन आगे यह बढ़ता है। आगे क्या करता है कि 1179 ईस्वी में पेशावर पे आक्रमण करता है, 1181 में लाहौर में, 1189 में भटिंडा पे आक्रमण कर लिया। ये सभी आक्रमण को किया और आगे बढ़ते गया। आगे बढ़ा तो आगे जाके ये अब आगे चल जाता है पृथ्वीराज चौहान पे। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जो थे, हम लोग पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, लेकिन एक्चुअल देखें तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे। पृथ्वीराज चौहान ये तीसरे थे। कौन थे? तीसरे पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है और पृथ्वीराज चौहान पे 1191 ईस्वी में आक्रमण करता, 1191 में आक्रमण करता और यहीं पे होता त्राइन का प्रथम युद्ध। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है और यह युद्ध काफी भयंकर युद्ध होता है। इस त्राइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी में आंदोलन होता है, आमने सामने दोनों की सेना रहती है, भयंकर युद्ध होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि गोरी जो रहते हैं, गोरी की पराजय हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। त्राइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ पे होता क्या है कि पृथ्वीराज चौहान से एक गलती होती है। गलती क्या होती है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को छोड़ देते हैं। त्राइन के प्रथम युद्ध में विजय होने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान उसको छोड़ देते हैं। ये जाता है। फिर अगले साल जब पृथ्वीराज चौहान को लगा कि अब तो आक्रमण ही नहीं करेगा, लेकिन अगले ही साल 1191 ईस्वी में त्राइन का प्रथम युद्ध होता है। 1192 ईस्वी में इसने क्या किया कि फिर से आक्रमण कर देता और त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है। त्राइन का द्वितीय युद्ध हो रहा था और इस त्राइन के द्वितीय युद्ध में चौहान का यानी पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। अब बात आता है कि दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान अभी इतने बड़े युद्ध में, त्राइन के प्रथम युद्ध में विजय श्री को प्राप्त किए हुए थे, क्या हो गया कि त्राइन के द्वितीय युद्ध में हार जाते हैं। तो एक चंदवार का कनौज के शासक थे जयचंद्र। कौन? तो जयचंद्र थे। जयचंद्र ने क्या किया, इसने साथ दे दिया मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी के साथ इसने दिया ये, और इसी के कहने पर मोहम्मद गोरी आया हुआ था दोबारा आक्रमण करे पृथ्वीराज चौहान, नहीं तो पृथ्वीराज चौहान से डरा हुआ था। इसने साथ दिया और इसका पृथ्वीराज चौहान की हार होती और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाता है। हार होती है, इनको बंदी बना लिया जाता है, बाद में इसको मार दिया जाता है। इसका वर्णन पृथ्वीराज रासों में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो पृथ्वीराज रासों में इसका वर्णन मिलता है। और जयचंद्र इसका सहायता दिया था। अब इसका क्या होगा? तो आगे क्या किया कि चंद्रवार पर आक्रमण करता है और चंद्रवार पर आक्रमण करके इसने क्या किया कि 1194 ईस्वी में चंद्रवार का युद्ध होता है। चंद्रवार का युद्ध होता है, कनौज पे आक्रमण करता और जयसिंह को भी हरा देता है। जो जयसिंह उसका साथ दिए थे उस जयसिंह को हरा दिया। जयसिंह के हराने के बाद अब यहाँ पे इसका एक अच्छा सा डेवलप हो गया, नहीं लगभग बहुत बड़ा क्षेत्र फिर से ये भी विजय कर लिया मोहम्मद गोरी। एक बार देखते हैं कब कहाँ विजय श्री किया। सबसे पहले तो यह 1175 ईस्वी में आता है। 1176 ईस्वी में सिंध पे आक्रमण करता है। 1176 ईस्वी में सिंध पे एक आक्रमण किया। 1178 में सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए गुजरात पर आक्रमण किया, जहां मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय थे अपनी विधवा मां नायिका देवी की किसके नेतृत्व में? तो नायिका देवी के नेतृत्व में आंदोलन करते हैं और मोहम्मद गोरी को हराते हैं। ये मोहम्मद गोरी का भारत में पहला हार था। इसमें हारने के बाद भी मोहम्मद गोरी मानता नहीं है। आगे 1178 ईस्वी में पेशावर पे, 1189 ईस्वी में पेशावर पे, 1181 ईस्वी में लाहौर पर और 1189 में भटिंडा पे आक्रमण करता है। भटिंडा पे आक्रमण करने के बाद आगे बढ़ता है, पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करता है। पृथ्वीराज चौहान पे 1191 में आक्रमण किया और इस समय पृथ्वीराज चौहान और इसके बीच जो युद्ध हुआ उसका नाम रखा गया त्राइन का प्रथम युद्ध। इस त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान
विजयश्री को प्राप्त करते हैं, लेकिन मोहम्मद गोरी जो था इसकी हार होती। मोहम्मद गोरी हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने उसको छोड़ दिए। आगे चलकर ये जयचंद्र जो था, चंदवार का शासक जयचंद्र, उस पे का मदद किया और मदद करने के कारण यह फिर से युद्ध करता है 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में युद्ध करता है और 1192 ईस्वी में क्या होता है कि चंदवार की द्वितीय युद्ध होती है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होने के बाद मोहम्मद गोरी ने इनको बंदी बनाता है और कुछ समय के बाद इनको मार दिया जाता है। बहुत जगह ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान जो थे शब्दवेदी बांध चलाते थे और जब इसकी सभा में थे तो वहां पे इन्होंने उसको शब्दवेदी बांध के आधार पे से मोहम्मद गोरी जो बैठा हुआ था 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टम परमान ताव पर सुल्तान बैठा है, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा इन्होंने सुना और उसको मार गिराया और खुद अपने आप को आत्महत्या कर लिया। लेकिन चलिए जो भी हुआ, पृथ्वीराज चौहान की अंत होती है और जब ये चंदवार का युद्ध होता है आगे 1194 ईस्वी में, जो कनौज के पास से चंदवार, वहीं पे युद्ध होता है और ये जयचंद्र की हार होती है इसमें, क्योंकि जयचंद्र यही जयचंद्र है जो जिसने कि पृथ्वीराज चौहान को हराने में मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। और इसलिए अब एक बड़ा क्षेत्र मोहम्मद गोरी विजय कर लिया और ये मोहम्मद गोरी विजय करने के बाद भारत में तुर्कों का वास्तविक संस्थापक जो था मोहम्मद गोरी को माना जाता है। अब मोहम्मद गोरी जब अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था, चूंकि इसका उद्देश्य ही था साम्राज्य विस्तार करना, साम्राज्य विस्तार कर लिया तो इसने अपना सिक्का चलाना शुरू किया। क्या किया? सिक्का चलाना शुरू किया, यानी एक टकसाल बनाना शुरू किया और सिक्का चलाया। और सिक्का में जैसे कि सिक्का चलाया, सिक्का में क्या था, तो एक तरफ लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी का मूर्ति बनवाता था, यानी लक्ष्मी का फोटो बनवाता था, दूसरी तरफ अरबी में कमला खुदवाता था, अरबी में कलमा लिखवाता था। जैसे कि बात करें गजनवी जो था, एक तरफ मुद्रा लेख, संस्कृत में मुद्रा लेख छपवाता था, दूसरी तरफ अरबी में। इसने एक तरफ लक्ष्मी का फोटो बनवाता था, दूसरी तरफ अरबी में कलमा लिखवाता था। आगे जब बात किया जाएगा तब मोहम्मद गोरी के कुछ गुलाम थे। यही गुलाम जो थे आगे चल के क्या करेंगे, तो गुलाम वंश का नींव रखेंगे। मोहम्मद गोरी के गुलाम में 2 गुलाम काफी फेमस थे। एक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक था और दूसरा इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। भयंकर, मतलब खत्म आदमी बोलिए। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार जो था, इसने अकेले ही जिस काम को मोहम्मद गोरी और उसके अन्य गुलाम जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक इन लोगों ने नहीं कर पाता, उस काम को ये अकेले ही कर दिया और बंगाल और बिहार का विजय कर लेता है। यहाँ तक कि बंगाल के शासक जो थे उस समय का शासक भाग जाते हैं और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया, यानी आग लगवा दिया, बर्बाद कर दिया। बंगाल के शासक जो थे लक्ष्मण सेन थे उस समय। लक्ष्मण सेन ने उस समय क्या किए कि बिना युद्ध किए ही भाग गए इसके डर से। लक्ष्मण सेन जो थे बिना युद्ध किए ही भाग गए इसके डर से। और इधर कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी के गुलाम में सबसे पराक्रमी गुलाम था। इसने जब गोरी चंद्रवार विजय के बाद, मोहम्मद गोरी चंद्रवार विजय के बाद वापस जा रहा था तो अपने विजित क्षेत्र को अपने गुलाम ऐबक को, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया, उसका प्रतिनिधि उसको बना दिया। और यहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक जो था एक गुलाम वंश का नींव रखता है, प्रतिनिधि सौंप दिया और जा रहा था रास्तों में, जब जा रहा था तो रास्ते में खोखरो का विद्रोह होता है। क्या होता है? खोखरो का विद्रोह होता है। रास्तों में खोखरो का विद्रोह होता है। रास्ते में खोखरो का विद्रोह होता है। खोखरो का विद्रोह होता है और इस विद्रोह को दबाने के लिए फिर वापस आता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए वापस आता है और वापस आने के क्रम में विद्रोह को दबा के जाता है। विद्रोह के दबा कर जब वापस जाता है तो गजनी जाते समय इसका सिंध के पास
दम्यक नामक स्थान पे इसकी मृत्यु हो गई। दम्यक नामक स्थान पे मृत्यु हो गई और इसी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का नींव रखा, जो कि अगले सेशन में कल हम लोग गुलाम वंश पे बात करेंगे। गुलाम वंश का नींव रखता है। एक बार हम बता देते हैं कि पूरे ओवरव्यू इसका, यानी जो था 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम गद्दी पर बैठते हैं। गजनी के पास एक गौर नामक स्वतंत्र वंश का नींव डालते हैं गजनी के पास। उसके बाद 1173 ईस्वी में गजनी के तुर्क जो थे उनको वहाँ से भगा देते हैं। गजनी के तुर्क को वहाँ से भगा देते हैं और गजनी के तुर्क को वहाँ से भगाने के बाद वहाँ पे मोहम्मद गोरी को राजपाट देते हैं वहाँ का। मोहम्मद गोरी जो था साम्राज्य विस्तार वाला था। इसने 1173 ईस्वी में वहाँ पे बैठने के जस्ट बाद 1175 ईस्वी में भारत पे आक्रमण करता है, भारत के अफगानिस्तान पे आक्रमण करता है। 1176 ईस्वी में सिंध पे आक्रमण करता है, सिंध पे 1176 में आक्रमण करता है। उसके बाद 1178 में इसने क्या किया कि सोमनाथ को लूटने के लिए, जो कि गजनवी एक बार सोमनाथ का लूट कर चुका था, तो इसने सोमनाथ को लूटने के लिए 1178 ईस्वी में आक्रमण कर देता है गुजरात पे। लेकिन उस समय गुजरात के जो शासक थे भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय थे, उनकी विधवा माँ नायिका देवी थी। नायिका देवी पे यह आक्रमण करता। नायिका देवी के नेतृत्व में मूलराज द्वितीय जो थे आबू पर्वत के निकट, आबू पर्वत जो राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पे ले जाकर युद्ध करते हैं। युद्ध किए, इसमें मोहम्मद गोरी की हार होती है। यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार होती है। लेकिन इसके बाद 1179 ईस्वी में यह पेशावर पर आक्रमण करता है, 1181 ईस्वी में लाहौर पर आक्रमण करता है। इस तरह से आगे बढ़ते हुए 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है। त्राइन का प्रथम युद्ध होता है, जिस त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। 1192 में चंद्रवार के शासक थे जयचंद, इन्होंने साथ दे दिया मोहम्मद गोरी के। 1192 में त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है। त्राइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय होती है। उसके बाद 1194 ईस्वी में क्या होता है कि इसने मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में वहीं जयचंद पर आक्रमण करता है चंद्रवार के युद्ध में और जयचंद को हरा देता। जयचंद को हराने के बाद जब यह वापस जा रहा था तो खोखर जनजातियों ने इसका विद्रोह शुरू कर दिया। यह वापस आया, उन लोगों को दबाकर वापस जा रहा था। तो 1206 ईस्वी में वापस जाते समय सिंध के दम्यक नामक स्थान पर, सिंध नदी के तट पर दम्यक नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से इसका खत्म हो गया। लेकिन इसके दो गुलाम थे, ऐसे सैकड़ों थे इसके पास, लेकिन दो गुलाम मुख्य, एक जो था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, जिसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को यह अपना प्रतिनिधि बनाकर वापस लौटा। यह कुतुबुद्दीन ऐबक आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का नींव डालता है और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का यह संस्थापक माना जाता है। यह सिक्का चलवाया था। उस सिक्के में एक तरफ माँ लक्ष्मी की मूर्ति थी, आकृति थी और दूसरी तरफ अरबी में कलमा लिखा हुआ था। इस तरह से इसकी कहानी खत्म होती है। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोग क्या कीजिए कि इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले, आप लोगों को भी अधिक से अधिक फ़ायदा मिले। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। जय हिंद, जय भारत।